Next, in the above subject, the residual volume of 1.0 liter was determined using helium dilution technique. रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी थी 1.0 लीटर. व्हाट इज हर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इन लीटर्स. ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है. इस ग्राफ में देखो ये एक 1 से स्टार्ट कर रहा है और 3 तक जा रहा है जब ये एक्सपिरेट कर रहा है पूरा, ठीक है. दिस इज द न्यूट्रल. तो इससे जो एक्सपिरेट करके निकल रहा है ये इतना है, मतलब 2 लीटर हमारे पास जो है वो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है, ठीक है. द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज 2 लीटर्स, जो हमने ग्राफ से देख के पता चला है. जब हम सांस छोड़ेंगे, जब ग्राफ नीचे को जाएगा तो सबसे नीचे जो वैल्यू आ रही है न्यूट्रल से नीचे को, तो 3 से नीचे को हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1. तो 3 2 1 वहाँ पे 2 लीटर्स हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमारे पास 1 लीटर ऊपर दे रखी है. दिस इज द अमाउंट ऑफ द एयर दैट इज रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज कंसिडर्ड टू बी resting volume of the lungs because none of the respiratory muscles are contracted in functional residual capacity. ठीक है. यहाँ पे जो हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करवा रहे हैं, ग्राफ को देखोगे तो ये नॉर्मल लाइन चल रही है, मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन. यहाँ पे हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन करवाया और फिर हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन करवाया, फिर नॉर्मल वैल्यू. तो हमारा जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वो हमारी होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है, प्लस द रेजिडुअल वॉल्यूम दैट विल रिमेन इन द लंग्स. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोसरफेस ट्रीटमेंट इज अ फीचर ऑफ विच फाइल सिस्टम. आंसर इज बायोरेस फाइल सिस्टम, ठीक है, बायोरेस फाइल सिस्टम. बायोरेस इंस्ट्रूमेंट्स दे पोजेस द सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेल नोन नाइट आई रोटरी फाइल सिस्टम. मतलब जैसी नाइट आई हमारी बेंडिंग शो करती है वैसे सेम कैरेक्टर्स बायोरेस भी शो करता है. इसमें ऑल्टरनेटिंग कटिंग एजेस होती हैं, नॉन कटिंग सेफ्टी टिप्स होती हैं. नॉन कटिंग सेफ्टी टिप का मतलब है कि जब 2 एजेस कांटेक्ट में होंगी तो कुछ हिस्सा होगा डेंटिन के और फाइल के बीच में जो खाली पड़ा हुआ होगा, ठीक है. प्लस शार्प कटिंग एजेस होंगी ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन विदाउट एनी रेडियल लैंड्स. इलेक्ट्रोकेमिकल सरफेस ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं. बायोरेस डिफर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड रेस इंस्ट्रूमेंट्स इन रिगार्ड टू इंस्ट्रूमेंट टेपर, इंस्ट्रूमेंट साइज, instrument sequence and handle codes. The unique aspect of this sequence is that the recommended apical sizes of the most of the teeth can be achieved with 5 to 7 instruments depending upon the root canal anatomy. ठीक है, मतलब 5 से 7 आप फाइल सिस्टम से पूरी फाइल्स जितने भी दांत हैं सभी दांतों को आप BMP कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रूट कैनाल एनाटॉमी. नेक्स्ट, विच फाइल सिस्टम यूजेस आर वायर टेक्नोलॉजी. आर वायर टेक्नोलॉजी आपकी ट्विस्टेड फाइल यूज करती है, ठीक है. द आर फेज दैट इज प्री मार्टेंसिटिक फेज, इट occurs along the very narrow temperature range on heating or cooling the curve between the martensite form and the austenite form. These instruments have increased resistance to cyclic fatigue along with greater flexibility than the conventional night eye file system. An example is the twisted file system, which is manufactured using twisting method. The basic austenitic phase is transformed into R phase by heating and cooling. ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा कि कौन सी फाइल सिस्टम आर वायर टेक्नोलॉजी यूज करती है. आंसर इज ट्विस्टेड वायर सिस्टम, ट्विस्टेड फाइल. बैलेंस फोर्स टेक्निक यूजेस विच टाइप ऑफ फाइल सिस्टम. बैलेंस फोर्स टेक्निक जो है वो फ्लेक्स आर फाइल में आप यूज करते हो. नेक्स्ट, बैट टिप्स, BATT टिप्स ऑफ द फाइल्स आर व्हाट. बैट टिप्स जो होती हैं फाइल्स की वो नॉन कटिंग टिप्स होती है. बैट टिप्स आर द नॉन कटिंग टिप्स. नेक्स्ट, ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट इज अप्लाइड एट व्हाट. देखो, TAP ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट ज़्यादातर हम अप्लाई करते हैं टू द अपाइकल सेक्शन इन द CEJ, मतलब CEJ से अपाइकली मतलब रूट की तरफ लगाते हैं उसको, ठीक है. द कैनाल आर ड्राइड एंड मेडिकेटेड बाय ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट ऑफ द रेशियो 1:1:1. कौन से ड्रग होते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल और मिनोसाइक्लिन. यूजिंग अ सेंट्रिक सिरिंज दैट फैसिलिटेट्स डिलीवरी बिलो द सीमेंटो एनामल जंक्शन. कौन सी सिरिंज यूज करते हैं? सेंट्रिक सिरिंज, CENTRIX सिरिंज, जो कि उसको फैसिलिटेट करता है टू डिलीवरी बिलो द सीमेंटो एनामल जंक्शन. द ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट हैज एन एडवांटेज ऑफ बीइंग वेरी इफेक्टिव एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन अगेंस्ट ओडोंटोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इट्स एफिकेसी इज सपोर्टेड बाय सेवरल केस स्टडीज. Okay. Next, skirts are used in what? Skirts, SKIRTS, are used in cast metal restoration. कहाँ यूज होते हैं? कास्ट मेटल रेस्टोरेशन के अंदर. नेक्स्ट, वेक्टर फॉर जीका वायरस डिजीज इज व्हाट. जीका वायरस के लिए आपका वेक्टर है एडीज एजिप्टी. Zika virus is primarily transmitted by the Aedes species of mosquito, which is also responsible for spread of dengue, chikungunya, and yellow fever viruses. In most of the areas, the primary vector of these viruses is Aedes aegypti, जो हमारा मॉस्किटो होता है. With the Aedes albopictus, दूसरी स्पीशीज कौन सी है? एडीज एल्बोपिक्टस, दैट इज प्रूवन टू बी अ पोटेंशियल वेक्टर्स इन सम अदर सेटिंग्स. ठीक है, लेकिन दोनों एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस जीका वायरस कॉज करने की क्षमता रखते हैं. नेक्स्ट, मोनिका प्रोजेक्ट. Monica project is associated with what? Monica project is associated with monitoring of the trends and determinants in the cardiovascular disease.
Multinational monitoring of the trends and determinants in the cardiovascular disease is the MONICA project. Who MONICA? WHO MONICA जो project है that is designed to measure and the trend in mortality and morbidity from coronary heart disease and stroke, and to assess the extent to which they are related to changes unknown risk factors in different populations in 27 different countries over a period of 10 years. Next, in which step balance force technique is the instrument held in the canal with adequate axial force and rotated counterclockwise to break loose the engaged dentine chips from the canal wall. This produces a characteristic clicking sound. तो ये क्लिकिंग साउंड आप करते हो सेकंड स्टेप में. द बैलेंस फोर्स टेक्निक इन्वॉल्व्स 3 प्रिंसिपल स्टेप्स. बैलेंस फोर्स टेक्निक में 3 प्रिंसिपल स्टेप्स रहते हैं. द फर्स्ट स्टेप आफ्टर पैसिव इंसर्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इनटू द कैनाल इज द क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ अबाउट 90 डिग्रीज टू एंगेज द डेंटिन. ठीक है, पहले स्टेप में आपने क्लॉकवाइज उसको रोटेट किया तो ताकि आप उसको 90 डिग्री रोटेट करें ताकि आपकी एंगेज हो जाए डेंटिन. इन द सेकंड स्टेप द इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड इन द कैनाल विद एडिक्वेट एक्सियल फोर्स एंड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज टू ब्रेक लूज फ्रॉम द एंगेज्ड डेंटिन. पहले आपने 90 डिग्री से उसको एंगेज किया, फिर आप उसको डिसएंगेज करवा रहे हो. तो यहाँ से क्या होता है कि डेंटिन चिप ऑफ हो जाती है फ्रॉम द कैनाल वॉल. दिस प्रोड्यूसेस अ क्लिकिंग साइफ ऑफ साउंड. ठीक है, क्लासिकली इन द थर्ड स्टेप द फाइल इज रिमूव्ड विद द क्लॉकवाइज रोटेशन एंड इज टू बी क्लीन्ड. हाउएवर बिकॉज फाइल्स यूज्ड with the balance force technique are not pre-curved, every linear outward stroke essentially is a filling stroke and may lead to some straightening of the canal path. Therefore, in many cases, the clinician may advance farther apically rather than withdrawing the file. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ डिफिकल्टी. नेक्स्ट, क्यूमिक्स कंटेन्स व्हाट. क्यूमिक्स क्या कंटेन करता है? क्यूमिक्स कंटेन्स ऑल ऑफ द अबव. क्यूमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011. इट इज वन ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन रूट कैनाल इरिगेशन. इट इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन आफ्टर सोडियम हाइपोक्लोराइट इरिगेशन. क्यूमिक्स को आप यूज करते हो आफ्टर सोडियम हाइपोक्लोराइट इरिगेशन. नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आपको एग्जस्टर्नल रीजन दे रखा है. स्टेटमेंट 1 सेज दैट EDTA retained its calcium complex ability when mixed with sodium hypochlorite. But second statement है, but EDTA caused sodium hypochlorite to lose the tissue dissolving capacity with now virtually free chlorine detected in the combinations. दोनों statement true हैं. Clinically, this suggests that EDTA and sodium hypochlorite should be used separately. In an alternating irrigation regime, copious amount of sodium hypochlorite should be administered to wash out the remnants of EDTA. ठीक है, आपको copious amounts of hypochlorite यूज करना है to wash out द EDTA, ताकि उसके साथ जितना भी आपका इनऑर्गेनिक डेब्रिस फंसा हुआ है EDTA के अंदर वो बाहर आ जाए. ठीक है, EDTA इज यूज्ड वंस इन शेपिंग एंड क्लीनिंग द कैनाल फॉर अराउंड 1 मिनट. ठीक है, मैक्सिमम कंडीशंस में इतना काफ़ी होता है. नेक्स्ट, it has been recommended that removal attempts of separated instruments from the root canals should not exceed dash minutes because the success rate may drop with increased treatment time. देखो, आंसर है कि 45 से 60 मिनट के अंदर अगर आप रिट्रीव कर लेते हो अपना इंस्ट्रूमेंट, फाइल जो टूटी है उसको रिट्रीव कर लेते हो तो आप रिट्रीव करेंगे. अगर उसके बाद आपको लग रहा है तो उसके बाद आपको रिट्रीव करने का ज़्यादा फायदा नहीं रहेगा. अगर कोई फाइल सिस्टम है जो कि आपका दांत बचने लायक है तो वो 45 से 60 मिनट के अंदर आप रिट्रीव कर ही लेंगे. द रिड्यूस्ड सक्सेस रेट कुड बी रिलेटेड टू ऑपरेटर फटीग और ओवर इनलार्जमेंट ऑफ द कैनाल विच कॉम्प्रोमाइजेज द इंटीग्रिटी ऑफ द टूथ एंड द रिस्क ऑफ परफोरेशन ऑफ द टूथ. नेक्स्ट इमेज दे रखी है जिसमें कि आपको एक ये एक्सप्लोरर जैसी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, बट दीज आर मोर शेप्ड लाइक फाइल्स. ओके, एंडोफाइल की तरह ज़्यादा दिखाई दे रही है. ठीक है, इसके पीछे ऐसा हैंडल लगा होता है और एंडोफाइल ऐसे बेंडेबल होती है जिसके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट इज इट? सिंपल पूछ रहा है व्हाट इज इट. इट इज़ माइक्रो ओपनर्स और एंडो हैंडल. These instruments are used for canal identification and enlargement of the canals. Next, tranexamic acid belongs to the following class of drugs. Tranexamic acid कौन सी class of drugs को belong करता है? Answer is antifibrinolytic agents. Antifibrinolytic agents like tranexamic acid, EACA, एप्रोटेनिन एंड फाइब्रिनोजन फैक्टर 1, ये सारे जो होते हैं वो क्लॉट की लिसिस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब क्लॉट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, दीज आर यूज टू कंट्रोल सीवियर ब्लीडिंग इन हीमोफीलिया, वैस्कुलर ट्यूमर्स, ताकि हमारा जो क्लॉट है वो बना रहे. ठीक है, इसलिए हम हीमोफीलिया और वैस्कुलर ट्यूमर्स में इसको एंटीफाइब्रोनोलिटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं. इसके अलावा हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द प्लेटलेट क्लम्बिंग एंड क्लॉट फॉर्मेशन, जैसे कि एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल. ठीक है, मतलब जो क्लॉट बना हुआ है उसको हमें बना के रखना है और जो क्लॉट फर्दर बनेगा उसको हमें प्रिवेंट करवाना है.
ठीक है। ये इन ड्रग्स का जो एंटागनिस्ट होता है, मतलब इन ड्रग्स से जो उल्टा काम करता है, वो है फाइब्रोनोलिटिक ड्रग्स। एंटी फाइब्रोनोलिटिक ड्रग्स जो थे वो ट्रांसएग्जामिक एसिड था। अब इसका उल्टी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फाइब्रोनोलिटिक ड्रग्स जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, वो क्लॉट बस्टर की तरह काम करते हैं। अगर कोई एम्बोलाई बन गया है किसी भी आर्टरी या वेन के अंदर जाके, तो उस एम्बोलाई को डिसरप्ट करने का काम जो है वो फाइब्रोनोलिटिक एजेंट्स करते हैं, जो कि इससे उल्टे होते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज वाटर टू पाउडर रेशो ऑन जिप्सम प्रोडक्ट्स लीड टू व्हाट। देखो, अगर वाटर टू पाउडर रेशो इंक्रीज होगी तो इट विल लीड टू इंक्रीज सेटिंग टाइम, डिक्रीज सेटिंग एक्सपेंशन। इंक्रीज सेटिंग टाइम हो जा रहा है, डिक्रीज सेटिंग एक्सपेंशन हो जा रहा है, और डिक्रीज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जा रही है, ठीक है। द रेशो ऑफ वाटर टू पाउडर, दैट इज हेमीहाइड्रेट पाउडर, इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड एज W/P रेशो। अगर 100 ग्राम ऑफ प्लास्टर आप ले रहे हो, उसमें 60 ml आपने पानी डाल दिया, तो 60 डिवाइडेड बाय 100 आपकी वाटर टू पाउडर रेशो होगी, ठीक है। वाटर ऊपर पाउडर नीचे, 0.6 आ गया आपका ये, ठीक है। एज द वाटर टू पाउडर रेशो इंक्रीजेस, द सेटिंग टाइम इंक्रीजेस। सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज करता जाता है, सेटिंग टाइम इंक्रीज करता जाएगा, सेटिंग एक्सपेंशन जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द जिप्सम विल डिक्रीज, ठीक है। Although the water to powder ratio varies with a particular brand of the plaster, following are the sum of the typical recommended ranges. अगर टाइप 2 प्लास्टर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका वाटर टू पाउडर रेशो होता है 0.45 to 0.50। यानी अगर आप 100 ग्राम प्लास्टर ले रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ 45 ml से 50 ml ही पानी डालेंगे। नेक्स्ट, यूज ऑफ प्लास्टर और स्टोन दैट इज सप्लाइड इन अ प्री वेटेड बैग्स समटाइम्स रिजल्ट इन मिक्सेस दैट आर टू थिन और टू थिक, ठीक है। अगर प्री मिक्स बैग आपके पास आ रहा है तो वो या तो ज़्यादा थिन हो सकता है या ज़्यादा थिक हो सकता है, इसलिए बेटर ये रहता है कि आप देन एंड देयर ही उसे मिक्स करें। नेक्स्ट, द रिलेटिव स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ अ मटेरियल इज गिवन बाय व्हाट। रिलेटिव स्टिफनेस या रिजिडिटी ऑफ अ मटेरियल, इट इज गिवन बाय इलास्टिक मॉडुलस। नेक्स्ट, ART इज बेस्ट यूज अंडर विच टाइप ऑफ GIC। ART, ए ट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट, इट इज यूज्ड बाय हाई विस्कोसिटी GIC। A new method of treating dental caries was involved that was neither involving water nor electricity, ठीक है। द प्रोसीजर इज ए ट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट। इसमें आप क्या करते हैं, आप मैनुअल एक्सकेवेटर से उतना डीकेड टिश्यू रिमूव कर देते हैं जितना आप रिमूव कर सकते हैं विद द हैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें ना आप पानी यूज़ कर रहे हैं, ना आप कोई और सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। हाइपो थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो अगर आपको वो थोड़ा बहुत ढीला करना है, तो जो डीकेड मटेरियल उसको थोड़ा ढीला करना है ताकि वो एक्सकेवेटर से भी इजीली निकल जाए। अ हाईली डेंस ग्लास एनिमेट सीमेंट is used that seals the cavity and follow up is performed every year. This procedure in oral health care needs only few instruments that can be carried with them, ठीक है। मतलब लोगों के साथ आप कहीं प्रोजेक्ट वगैरह में जाते हैं, आप कहीं कैंप वगैरह में जाते हैं, वहाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू प्लेन बक्को प्रॉक्सिमल एंड लिंगो प्रॉक्सिमल वॉल्स इन क्लास 2 कैविटी इज व्हाट। बक्को प्रॉक्सिमल वॉल्स और लिंगो प्रॉक्सिमल वॉल्स को एकदम प्लेन में लाने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए आप करते हैं इनामल हैचेट यूज़। क्या यूज़ करते हैं, इनामल हैचेट। विद द इनामल हैचेट द बिन एंगल चिजल, बिन एंगल चिजल का मतलब है उसमें 2 एंगल है, ठीक है। दे क्लीव अवे एनी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल इनामल, एस्टेब्लिशिंग अ प्रॉपर डायरेक्शन टू द मेसोलिंगुअल एंड द मेसोफेशियल वॉल्स। प्रॉक्सिमल मार्जिन्स हैव अ केवो सरफेस एंगल्स ऑफ 90 डिग्री दैट आर इंडिकेटेड इन दिस, जो हम क्लास 2 बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइटिन इज व्हाट। TYTIN, स्पेलिंग याद रखनी है, TYTIN। It is what? It's a rapidly reacting dental amalgam alloy. Titin amalgam capsules, they are spherical alloys by Kerr, ठीक है। कर कंपनी का नाम है, KERR। They are recommended for the use with amalgam fillings as well as other class 1 restorations. Titin capsules contain high silver content and come equipped with a loading method for the powder and mercury to ensure a proper ratio, ठीक है। प्रॉपर रेशो में वो कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। कैप्सूल को आप हल्का सा बस्ट करते हो या बस्ट नहीं करने की ज़रूरत होती है, कभी कभार आप सिर्फ उसको लोडर में डालते हो, एकदम वो घुमाता है उसको हाई स्पीड पे, और उसके बाद वो डिस्पेंस करने के लिए आप उसको कैप्सूल को खोलते हैं एंड यू यूज़ इट ऑन द पेशेंट। दीज आर द टाइप ऑफ रैपिडली रिएक्टिंग अलॉयज ऑफ अमलगम। नेक्स्ट, मैच द क्लास ऑफ सिरेमिक्स विद देयर सिंटरिंग टेम्परेचर। सिरेमिक्स विद देयर सिंटरिंग टेम्परेचर, ठीक है, वो डिफरेंट आपके पास आ जाते हैं। सबसे पहले आता है हाई फ्यूजिंग। हाई फ्यूजिंग जो है वो उसका टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। हाई फ्यूजिंग मीन्स 1300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे ये फ्यूज़ करेगा। 1300 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में करें तो इट इज़ 2372 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद आता है मीडियम फ्यूजिंग। मीडियम फ्यूजिंग आपके पास होता है दैट इज़ फ्रॉम 1101 डिग्रीज टू 1300। 1300 से नीचे आएगा, ठीक है, मीडियम फ्यूजिंग, और 1101 डिग्रीज तक ये रहता है। इसको अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट में करें तो 2013 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 2372 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द मीडियम फ्यूजिंग। उसके बाद आता है लो फ्यूजिंग। लो फ्यूजिंग आता है 850 से लेकर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक।
लो फ्यूजिंग इज 850 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसमें 1562 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 2012 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चलता है। 2012 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और 1562 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर। फिर आता है अल्ट्रा लो फ्यूजिंग सिरेमिक्स। अल्ट्रा लो फ्यूजिंग सिरेमिक्स जो हैं वो लेस दैन 850 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में फ्यूज़ कर जाते हैं। इसमें 1562 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर ही हमें मेंटेन करना पड़ता है फॉर द सिरेमिक टू फ्यूज़। ठीक है, अल्ट्रा लो जो था दैट वाज लेस देन 850। फिर आया लो फ्यूजिंग वाज लेस देन 1100। ठीक है, 850 से 1100 तक। फिर आया मीडियम फ्यूजिंग वाज लेस देन 1300 बट मोर देन 1101। ठीक है, 1101 से लेकर 1300 तक। और हाई फ्यूजिंग को 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर आपको सिरेमिक को चाहिए रहता है। नेक्स्ट डिफरेंट फिगर्स आपको दे रखे हैं और बोला कि अरेंज द फिगर्स इन देयर करेक्ट जनरेशन टू व्हाट इट बिलोंग्स। ठीक है, अगर आपके पास कंडीशनर, प्राइमर और एडिसिव रेजन तीन चीज़ें हैं, कंडीशनर, प्राइमर एंड एडिसिव रेजन, देन इट बिलोंग्स टू फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में आपके साथ सिर्फ एक कंडीशनर प्रेजेंट होता है प्लस एक कंबाइंड प्राइमर एडिसिव रेजन प्रेजेंट होता है। कंडीशनर एंड कंबाइंड प्राइमर एडिसिव रेजन प्रेजेंट होता है, दैट इज इन फिफ्थ जनरेशन। फिर आई सिक्स जनरेशन में सेल्फ एच प्राइमर प्रेजेंट होता है एंड एडिसिव रेजन प्रेजेंट होता है। सेल्फ एच प्राइमर एंड एडिसिव रेजन आपका सिक्स जनरेशन में प्रेजेंट होता है। सेवन्थ जनरेशन में आपके पास सेल्फ एच प्राइमर और एडिसिव कंपोनेंट, दो कंपोनेंट एक साथ प्रेजेंट होते हैं। सेल्फ एच प्राइमर और एडिसिव कंपोनेंट एक में प्रेजेंट होगा और सेल्फ एच एडिसिव एक कंपोनेंट में प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज द सेवन्थ जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इन रियोलॉजी ग्राफ बिलो लेबल द येलो, ब्लू एंड रेड कर्व्स। ये रियोलॉजी का ग्राफ दे रखा है इन्होंने बोला कि ये डिफरेंट लाइंस जो हैं इनको हमें लेबल करना है। तो जो रेड लाइन है दैट डिनोट्स द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ऑलराइट, प्लास्टिक फ्लो या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेड लाइन डिनोट करती है। रेड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट इज डायलेटेंट फ्लो। रेड लाइन के नीचे वाली जो लाइन है पहले स्ट्रेट जा रही है फिर बाद में डायलेट कर जा रही है। ठीक है, ये आपकी शो करती है डायलेटेंट फ्लो। तीसरी आती है न्यूटोनियन फ्लो। न्यूटोनियन फ्लो स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरफ जाती है लेकिन वो जीरो से ही स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, जो हमारा प्लास्टिक है वो एक टाइम तक ज़रा भी डिफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं कर रहा है, फिर एकदम से डिफॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास न्यूटोनियन, हमने फ्लूइड की बात की है, न्यूटोनियन कोई भी चीज़ की बात की है, ये जीरो से स्टार्ट कर जाती है और एक फिक्स्ड एंगल पे ही मूव करती रहती है। नेक्स्ट आता है सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक मतलब इनिशियली वो डिफॉर्मेशन शो कर रहा है लेकिन बाद में वो प्लास्टिक शो करता है अपना बिहेवियर, बाद में वो कोई भी डिफॉर्मेशन शो नहीं करता। दिस इज इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो सिंपल तरीके में बात करते हैं, डायलेटेंट फ्लो जो होते हैं, फ्लूइड्स जो होते हैं वो शेयर थिकनिंग शो करते हैं। ठीक है, व्हेन यू मूव देम स्लोली दे फ्लो इजिली। जब आप उसको लेस प्रेशर दोगे तो वो इजिली फ्लो कर जाएगा। व्हेन यू मूव देम क्विकली, जब आप उसको ज़्यादा प्रेशर दोगे सिरिंज के अंदर तो वो थिक हो जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे और बाहर फ्लो नहीं करेंगे। द फास्टर यू स्टर और पुश देम द मोर रेजिस्टेंस दे गिव। ठीक है, जितना आप प्रेशर दोगे उतना ये थिक हो जाएगा, दैट इज नोन एज डायलेटेंट फ्लूइड। अब इसका उल्टा होता है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। सूडोप्लास्टिक होता है शेयर थिनिंग फ्लूइड। शेयर थिनिंग फ्लूइड, जब आप उसको स्लोली मूव करते हो मतलब उसको आप कम प्रेशर दे रहे हो तो वो थिक हो जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज सूडोप्लास्टिक। जब आप उसको क्विकली मूव करते हो तो वो थिन बिहेव करना शुरू कर देता है, मतलब आप जितना उसको ज़्यादा फास्ट पुश करोगे उतना ही वो इजिली फ्लोएबल होगा, दैट इज सूडोप्लास्टिक फ्लो। नेक्स्ट बोला है मैच द कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोडोंटिक रोटरी फाइल सिस्टम। ए जो है दैट इज द हेलिक्स एंगल। ये जो एंगल बन रहा है इसके साथ स्ट्रेट, इसके परपेंडिकुलर साथ, दिस इज नोन एज हेलिक्स एंगल। बी इज द लैंड। ये जो बीच का हिस्सा होता है, दो फाइलिंग कटिंग एजेस के बीच का हिस्सा, इट इज नोन एज लैंड। ठीक है, सी इज द मेजरिंग स्टॉप। सी इज द स्टॉपर। ये सी जो है हमारे पास दिस इज द स्टॉपर। क्या चीज़ है? स्टॉपर है ये। डी इज द मेजरिंग लाइन्स। डी हमारे पास मेजरिंग लाइन होती है, ये स्टॉपर से ऊपर ये मेजर करते हैं कि कितने आपने फाइल जो है अंदर घुसा दी है। ठीक है, दीज आर द मेजरिंग लाइन्स। ये तीन जो ब्लैक लाइन दे रखी हैं दीज आर द मेजरिंग लाइन्स। ई जो होता है दैट इज द टिप साइज। ई इज द टिप साइज, यहाँ पे दिखा रखा है कि 55 नंबर की अपनी फाइल है। ई इज द टिप साइज। एफ इज द फ्लूट। एफ ये जो जितना कटिंग एज कितना बाहर को निकला हुआ है ये, ठीक है, दिस इज नोन एज अ फ्लूट। एफ इज द फ्लूट। और जी जो है यहाँ पे दैट इज द नॉच। ठीक है, ये नॉच जो है इस स्टॉपर को घुसाने के लिए, कभी कभार क्या होता है स्टॉपर बाहर निकल जाते हैं तो स्टॉपर को मार्क करने के लिए नॉच लगाई जाती है।
नेक्स्ट ये इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, इसको बोला कि आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट दैट इज गिवन इन द इमेज बिलो। इट इज अ बार्ब्ड ब्रॉच। व्हाट इज इट? इट इज अ बार्ब्ड ब्रॉच। ये डिब्राइवमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं यूज्ड टू एक्सट्रिपेट द पल्प। इट इज यूज्ड टू रिमूव द कॉटन एंड पेपर पॉइंट्स फ्रॉम द रूट कैनाल। इट लूजन्स द डेब्रिस। ऑलराइट, ब्रॉच की तरह काम करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट दैट इज गिवन अबव। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, दिस इज एन एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर। एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर आप जहाँ पे कैनाल का ऑरिफिस है उसको एक्सप्लोर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट इज बीइंग शोन इन द इमेज बिलो। ये जो डिवाइस आपके पास दिखाई दे रहा है, बहुत ही एक 3D प्रिंटेड जैसा डिवाइस लग रहा है। व्हाट इज इट? इट इज अ टूथ स्लॉट। ठीक है, टूथ स्लॉथ, SLOOTH। द पेशेंट इज आस्क्ड टू बाइट the tooth sloth by placing it on the suspected teeth. If there is pain or releasing or biting pressure, then it indicates the cracked tooth. ऐसे कोई वाइट करके छोड़ेगा तो अगर पेन होती है तो वो शो करता है कि वहाँ पे क्रैक टूथ हमारे पास प्रेजेंट है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड टू फाइंड क्रैक्स आर फ्रैक फाइंडर। इसका नाम ही फ्रैक फाइंडर है। फ्रैक फाइंडर हो सकता है फुल फॉर्म हो फ्रैक्चर फाइंडर। रबर डिस्क होती है, बाइट ब्लॉक होते हैं, कॉटन एप्लीकेटर्स होते हैं और डाई होते हैं। ट्रांस इल्यूमिनेशन एंड फाइबर ऑप्टिक्स आर ऑल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई फ्रैक्चर्स ऑफ द टूथ। नेक्स्ट एक इमेज दे रखी है जिसमें कि आपको फ्लैप दिखाया हुआ है बिल्कुल कि कैसे कैसे ये काटा हुआ है। तो ये यहाँ पे इंसाइजर के नीचे काटा हुआ है और फिर यहाँ से ऊपर से काटा हुआ है। इसको पूछा है कि कौन सा ये फ्लैप है। इट इज द ओशन बेन एंड ल्यूक पे फ्लैप। ठीक है, इट्स द ओशन बेन एंड ल्यूक पे फ्लैप। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सबमार्जिनल फ्लैप। देयर इज अ स्कैलोप्ड हॉरिजॉन्टल इंसिजन इन द अटैच जिंजाइवा एंड 2 वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन्स आर गिवन। 2 वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन दिए जाते हैं प्लस स्कैलोप्ड हॉरिजॉन्टल इंसिजन दिया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ मार्जिनल और इंटरडेंटल जिंजाइवा इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यू टू एस्थेटिक्स और इन्फ्लेमेशन। इट्स इंडिकेटेड इन सिचुएशंस वेयर एस्थेटिक क्राउन्स आर प्रेजेंट। पेरियपाइकल सर्जरी इन द एंटीरियर रीजन एंड लॉन्ग रूट्स, वहाँ पे इसको इंडिकेट किया जाता है। प्लस वाइड बैंड्स ऑफ अटैच जिंजाइवा अगर प्रेजेंट है वहाँ पर भी ओशीबेन एंड लूक पे फ्लैप जो है वो रिकमेंड किया। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की आपको इमेज दे रखी है और पूछा कि कौन सी टेक्निक से इस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ करते हो। ठीक है, कंडेंसेशन के लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ किया जाता है। इट इज़ बेसिकली अ कंडेंसेशन वेव और continuous wave of condensation that you use along with this instrument। ठीक है, continuous wave of condensation में system B डिवाइस होता है। ठीक है, सिस्टम बी इज द नेम ऑफ डिवाइस बाय बचनन फॉर वार्मिंग द जीपी इन द कैनाल। ये जीपी को कैनाल के अंदर ही वार्म कर देता है। ठीक है, इट क्रिएट्स अ सिंगल वेव ऑफ हीटिंग एंड कॉम्पैक्टिंग देयर बाय कॉम्पैक्शन ऑफ द फिलिंग मटेरियल कैन बी डन एट द सेम टाइम व्हेन इट इज बीइंग हीट सॉफ्टनड। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय बुचानन टू हेल्प वार्म द गट्टा परचा इन द कैनाल। इट मॉनिटर्स द टिप टेम्परेचर ऑफ द हीट प्लगर एंड दस डिलीवर्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट जितने से सिर्फ आपका जीपी जो है वो थोड़ा सा सॉफ्टर हो जाए। टू अचीव अ गुड डायमेंशनल ऑब्चुरेशन यूजिंग system B, the canal should have an adequate taper and the set of temperature should be such that it does not burn the gatta parcha. The use of master cone which corresponds to the size of final canal preparation, the cone should resist displacement at its length. The cone is coated with sealer placed in the canal and compacted vertically using a heat plugger until the apical 3 to 4 mm segment of the canal is filled. Preheated molten form of gatta parcha is used to backfill the remaining space. ठीक है, प्री हीटेड मोल्टन फॉर्म ऑफ गट्टा पर्चा जो है वो बैकफिल के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपने ये इंस्ट्रूमेंट डाला, आपने इस कैनाल को बिल्कुल पैक कर दिया जीपी से। ठीक है, यहाँ पे आप जीपी को सॉफ्टन कर रहे हो, इससे कैनाल से बिल्कुल पैक हो जा रहा है। ठीक है, सो इट विल लीड टू, और फिर बाद में आपने क्या किया, इसको बैकफिल करना शुरू कर दिया। जितना जितना आपका एपाइकली फिल हो गया, एपाइकली सील बन चुकी है, फिर यू विल बैकफिल इट। एडवांटेजेस आर दैट इट इंश्योर्स प्रॉपर कंडेंसेशन टू मेंटेन मेन एंड लेटरल canals seal. Okay, and excellent apical control. It creates a single wave of heating and compaction, thereby compaction the filling material can be done at the same time when it is being softened. Next, syringe के आगे आपका एक डिवाइस लग रखा है। ठीक है, it is used for irrigation. ठीक है, what is it? It is an endovac device. कौन सा डिवाइस है ये? endovac डिवाइस है। endovac डिवाइस जो होता है वो apical negative pressure irrigation डिवाइस होता है। It delivers the irrigant solution to the apical end of the canal and it sucks it out. ठीक है, डेब्रिस को सक भी कर रहा है और डिलीवर भी कर रहा है इरिगेटिंग सॉल्यूशन का। 2 मेन फेजेस होते हैं, मैक्रो इरिगेशन एंड माइक्रो इरिगेशन ऑफ द एंडोवैक डिवाइस। The endovac device it consists of master delivery suction tip, macro and micro cannula connected to a vacuum line. ठीक है, the endovac system consists of a multi-porter adapter assembly that connects the high volume evacuation hose in the dental operatory. To this connects the master delivery tip, irrigation and suction together with a disposable syringe filled with irrigant solution. Either micro cannula यूज़ कर सकते हो आप macro cannula यूज़ कर सकते हो, जैसी आपने irrigation करवानी है उसके बेस पर। Next, what are the instruments that are marked in diagram A and diagram B respectively? देखो, ये जो छोटी सी टिप वाला है it is known as GG drill और ये जो लंबी साइड कटिंग टिप वाला है it is known as piezo reamer। ठीक है, ऊपर वाला गेट स्किड ड्रिल है, दूसरा पीजो रिमर है। पीजो रिमर्स आर यूज्ड एट लो स्पीड। डिफरेंस की बात करते हैं, पीजो रिमर आप स्लो स्पीड पे यूज़ करते हो,
Piezorimers are used to prepare the coronal part of the root canal for post and core. It has a long sharp flute with a safe tip connected to the thick shaft. ठीक है, सेफ टिप प्रेजेंट होती है टू कनेक्टेड टू अ थिक शाफ्ट और इसके पास लॉन्ग शार्प फ्लूट्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी आती है जीजी ड्रिल। जीजी ड्रिल या फिर जीजी गेट्स ग्रेडन बर्स होते हैं। दिस आर यूज्ड इन स्पीड रेंज ऑफ 750 to 1000 RPM। दे आर यूज्ड फॉर प्री एनलार्जमेंट ऑफ द कॉर्नल 2/3। ठीक है, प्री एनलार्जमेंट के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, वो होता है कॉर्नल 2/3। ये फ्लेम शेप्ड होते हैं, उनका फ्लेम शेप्ड कटिंग एज होता है। ठीक है, नेक्स्ट विच बर इज दिस? ये बर जो दिखाया हुआ है ये कौन सा बर है? दिस इज एन LN बर। कौन सा बर है? LN बर है। LN बर का मतलब होता है एक्सटेंडेड शैंक बर। LN बर कौन से होते हैं? एक्सटेंडेड शैंक बर होते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन द टूथ हैज़ द रिसीडेड पल्प चेंबर एंड कैल्सिफाइड कैनाल्स। जब टूथ की रिसीडेड पल्प चेंबर होते हैं और कैल्सिफाइड कैनाल्स होती हैं तब आप LN बर यूज़ करते हो। इट इज़ यूज्ड व्हेन द ऑपरेटर हैज़ टू कट इनटू द रूट्स टू लोकेट द ऑरिफिस। LN बर कहाँ यूज़ करोगे आप? उस डेंटिन के हिस्से के ऊपर यूज़ करोगे जब आपको ऑरिफिस को लोकेट करना है। ठीक है, दीज आर मेड अप ऑफ टंगस्टन स्टील एंड दीज आर मोस्टली राइट एंगल बर्ड्स। दीज आर यूनिक, दे हैव हाफ राउंड बर ऑन द लॉन्ग नेक दैट अलाउज डीप ड्रिलिंग अलॉन्ग साइड पोस्ट और ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इट मे बी यूज टू ब्रेक थ्रू द कैल्सिफिकेशंस टू लोकेट द कैनाल्स। टिप लेंथ जो होती है वो 8 मिलीमीटर की होती है। ठीक है, एलन बर की टिप लेंथ जो होती है दैट इज 8 मिलीमीटर्स एंड टोटल लेंथ है एलन बर की जो होती है दैट इज 28 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द जोन दैट इज बीइंग शोन इन द पिक्चर बिलो? ये जो आपको डार्क कलर की जोन दिखा रखी है सारी, ठीक है, ये कौन सी जोन दिखा रखी है आपको? इट इज बेसिकली डार्क जोन। जोन ऑफ इनामल केरीज हमारे पास 4 होती है, ट्रांसलूसेंट जोन, डार्क जोन, बॉडी ऑफ द लीजन एंड देन सरफेस जोन। सरफेस जोन इंटैक्ट जोन मानी जाती है। सरफेस जोन विल बी इंटैक्ट जोन, उसके बाद आती है बॉडी ऑफ लीजन सरफेस के नीचे, फिर आती है डार्क जोन, डार्क जोन के नीचे आती है ट्रांसलूसेंट जोन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिवाइस दैट इज बीइंग शोन इन द इमेज बिलो? ये जो डिवाइस दिखा रखा है इसी बैंड जैसा दिखाई दे रहा है और इसमें मल्टीपल होल्स पड़े हुए हैं। व्हाट इज दिस डिवाइस? इट इज एन आइवरी मैट्रिक्स बैंड। क्या है ये? आइवरी मैट्रिक्स बैंड है ये। ठीक है, आइवरी मैट्रिक्स बैंड जो होते हैं वो आइवरी नंबर 1 मैट्रिक्स होता है, मतलब इसका नाम रह रखा है। दीज मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील बैंड विच एनसर्कल्स 1 प्रॉक्सिमल सर्फेस ऑफ द पोस्टीरियर टूथ। ये एनसर्कल करता है 1 प्रॉक्सिमल सर्फेस ऑफ द पोस्टीरियर टूथ को। दीज आर अटैच्ड टू द रिटेनर बाय अ वेज शेप्ड प्रोजेक्शन। द एडजस्टिंग स्क्रू एट द एंड ऑफ द रिटेनर अडैप्ट्स टू द बैंड प्रॉक्सिमल टू द कॉन्टूर ऑफ द प्रिपेयर्ड टूथ। ठीक है, जिससे कि कॉन्टूर बहुत अच्छा आता है। एज द एडजस्टिंग स्क्रू इज रोटेटेड क्लॉकवाइज द वेज शेप प्रोजेक्शंस एंगेज एंड द टूथ एम्ब्रेजेस ऑफ द अनप्रिपेयर्ड प्रॉक्सिमल सर्फेस ऑफ द टूथ। उसके साथ ये पूरा बैंड जो है वो अच्छे से अडेप्ट कर जाता है। इसमें बेसिकली हम स्क्रूज यूज़ कर सकते हैं बैंड के साथ स्क्रूज यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम स्क्रूज को टाइटन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे दांत के जो है ये कर्वेचर है उसको फॉलो कर लेगा। नेक्स्ट, विच एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग यूज्ड और बीइंग शोन इन द इमेज बिलो? ये जो पूरा ये यहाँ से फाइल सिस्टम शुरू हो रहा है, यहाँ स्टॉपर लगा और ये एक आगे ब्लंट ट्यूबिंग जैसी बनाई हुई है। ये कौन सा सिस्टम है? इट इज़ अ सिंपली fill system. It is developed by light speed technology as to complement the canal shaped formed by light speed instruments. ठीक है, कैनाल शेप को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बाय द लाइट स्पीड इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे सिंपली फिल यूज़ किया जाता है। अपाइकल जीपी साइज जो होता है इज सेम ISO साइज एज द लाइट स्पीड मास्टर रोटेटरी स्टेनलेस स्टील कैरियर होता है दैट इज यूज टू प्लेस जीपी इन द अपाइकल पोर्शन ऑफ द कैनाल। इससे आप सिर्फ अपाइकल पोर्शन ऑफ द कैनाल में जीपी को प्लेस कर सकते हैं इजिली। आंसर है सिंपली फिल। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर मार्क्ड बाय A and B रिस्पेक्टिवली? आपको क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन दे रखी है। अब पूछ रहा है A स्ट्रक्चर क्या है और B स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है इसने। ओके, नाउ A इज अ सेकेंडरी फ्लेयर एंड B इज अ प्राइमरी फ्लेयर। A इज अ सेकेंडरी फ्लेयर जो कि आपका बाहर की तरफ है और जो कैविटी के साथ हमारी कट्टी हुई पहली फ्लेयर है ये दैट इज द प्राइमरी फ्लेयर। ऑलराइट, B इज द प्राइमरी फ्लेयर। ठीक है, for the facial and lingual proximal walls in the intracoronal cavity preparations for casting, flares are used, which are the flat or concave peripheral portions of the facial and lingual walls. There are 2 types of flares we have. ठीक है, जो कैविटी के साथ लगती वाली फ्लेयर होगी दैट विल बी प्राइमरी फ्लेयर और जो कैविटी से दूर होगी बाहर के प्रॉक्सिमल सरफेस के साथ जो होगी दैट विल बी अ सेकेंडरी फ्लेयर। ठीक है, इट इज प्राइमरी फ्लेयर क्या होती है, क्या रहता है कि इट इज कन्वेंशनल एंड बेसिक पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंशियल टाई फेशियली एंड लिंगुअली फॉर एन इंट्राकोरोनल प्रिपरेशन। प्राइमरी फ्लेयर इज वेरी सिमिलर टू द लॉन्ग बेवल
प्राइमरी फ्लेयर जो होती है वो सिमिलर होता है टू द लॉन्ग बेवल ऑफ इनामल एंड पार्ट ऑफ डेंटिन ऑन द फेशियल और लिंगुअल वॉल. फॉर द फेशियल एंड लिंगुअल proximal walls in the intracoronal cavity preparation for castings, flares are used, which are the flat or concave peripheral portions of the facial and lingual walls. Secondary flares क्या होते हैं? Secondary flares are almost always in a flat plane. ऑलमोस्ट ऑलवेज इन अ फ्लैट प्लेन जो होते हैं सेकेंडरी फ्लेयर्स होते हैं. दे आर सुपर इम्पोज ओवर द प्राइमरी फ्लेयर. इट इज़ यूजली प्रिपेयर्ड सोलली इन इनामल. जो सेकेंडरी फ्लेयर होता है वो सोलली इनामल के अंदर प्रिपेयर होता है. ठीक है. अनलाइक द प्राइमरी फ्लेयर, secondary flares have different angulations, involvement and extent depending upon their function. Next for the given diagram आपको Bertolucci classification बतानी है. It is 2, 1, 2. तो ये आएगी Bertolucci class 6 और Bertolucci type 6. Type 1 में देखो 1 रहती है पूरी, Type 2 में पूरी 2 आ जाती है. Type 3 में we have is 1 to 1. Type 3 is 1 to 1. 3 में 3 बनेंगे तो 1 to 1. ठीक है. 4 में आती है हमारे पास 2, पूरी 2 2 रहती है, ऊपर भी 2 स्टार्ट हो रही है, नीचे तक भी 2 जा रही है, दैट इज टाइप 4. टाइप 5 में वी हैव ऊपर 1 और फिर 2. ठीक है. ऊपर 1 बड़ा वाला 1 देन 2, दैट इज टाइप 5. टाइप 6 जो अभी हमने बात की दैट इज 2 1 2. टाइप 7 इज 1 2 1 2. देखो ऊपर फ्यूज है, देन 2 देन 1 देन 2. और टाइप 8 में वी हैव इज 3 3. ऊपर भी 3 होंगी, नीचे भी 3 होंगी. नेक्स्ट, व्हाट डिवाइस इज बीइंग शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो? इट इज़ अ रबर डैम पंचिंग डिवाइस. ठीक है. ये रबर डैम पंच होता है जो कि होल प्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है इन द रबर डैम मटेरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ द डैम ओवर द क्राउन ऑफ द टीथ. दीज हैंडल्स आर स्क्वीज टुगेदर एंड द प्लंजर इज और द पंच क्रिएट्स अ होल इन द रबर डैम मटेरियल. इट्स टिपिकली डिजाइन टू क्रिएट वेरियस होल साइज. ठीक है. या मोलर के लिए यूज़ कर सकते हो या प्री मोलर के लिए जो भी साइज़ है उसके हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन दिस पिक्चर? ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? दीज आर थर्माफिल. इसको क्या बोलते हैं? थर्माफिल. थर्माफिल इज अ पेटेंटेड एंडोडोंटिक ऑब्चुरेटिंग मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लेक्सिबल सेंट्रल कैरियर दैट इज यूनिफॉर्मली कोटेड विद अ लेयर ऑफ रिफाइंड एंड टेस्टेड अल्फा फेज ऑफ गट्टा पर्चा. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? रिफाइंड और टेस्टेड अल्फा फेज ऑफ गट्टा पर्चा प्रेजेंट होता है. ओके. Now, when heated, the alpha phase of gutta percha becomes sticky and tacky with excellent flow characteristics and obturates the canal in the available lateral and accessory canals as well. The thermophil carrier is flexible 25 mm biocompatible radio opaque plastic material with a 0.4% taper. 0.4% का इसका taper होता है. Next, which of the following is this? ये क्या चीज़ है? ये सेल्फ एडजस्टिंग फाइल है. ठीक है. ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा इसकी वेरिएंस रहती है. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा काम कर सकती है. दिस इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फाइल. द सेल्फ एडजस्टिंग फाइल इज़ द फर्स्ट फाइल दैट डज नॉट हैव अ सॉलिड metal shaft. This file system is designed as a hollow tube, the walls of which are made up of thin nickel titanium lattice. Walls किससे बनी होती है? Thin nickel titanium lattice से बनी होती है. The file has a asymmetry position tip and located at the wall of the tube. It is opposed to the symmetrically centered tips found at all the conventional nickel titanium rotary files. ठीक है. Asymmetrical position tips भी present होती है और symmetrical tips तो present होती ही होती है. The self-adjusting file system is extremely flexible and is also extremely compressible, so that 1.5 mm diameter of self-adjusting file may be compressed into a root canal in which only a number 20K file could be previously be inserted. This compressibility also enables the file to adapt to the cross-sectional shape of the canal. When inserted into the oval canal with a diameter of 0.2 mm, mesodistal diameter of 0.2 mm, a 1.5 mm of self-adjusting file will be compressed mesodistally and thus spread buccolingually as far as 2.4 mm. मतलब ये डायमीटर के हिसाब से आपकी कंप्रेस और रिलैक्स कर जा रही है. अगर मान लो आपका ओवल शेप का डायमीटर है, ठीक है, तो जिस साइड पे इसकी कंप्रेशन हो रही है वहाँ से कंप्रेस कर जाएगी और जो एक्स्ट्रा कंप्रेस होके स्पेस बचता है वो ऑपोजिट साइड पे ये फैल जाएगी. ठीक है. दिस विल अकर इवन इफ द ऑपरेटर इज नॉट अवेयर ऑफ दैट द कैनाल इज ओवल. ठीक है. चाहे ऑपरेटर को पता हो ओवल है कैनाल या नहीं है कैनाल, तब भी अकर करेगा ही करेगा. हेंस द नेम दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फाइल. नेचुरली सच अ फ्लैटेंड फाइल कैनॉट रोटेट इन द कैनाल एंड इज देयरफॉर ऑपरेटेड इन एंड आउट वाइब्रेशंस क्रिएटेड बाय एन RPD हैंड पीस. ठीक है. नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन दे रखा है ऐसा. ठीक है. ये देखो ये बड़ा ही यूनिक सा डिज़ाइन है. ये क्रॉस सेक्शन किस में आपको दिखाई देता है? इट इज़ सीन इन K3 फाइल सिस्टम. K3 हमारी थर्ड जनरेशन ट्रिपल फ्लूटेड एसिमेट्रिक एंडोडोंटिक फाइल सिस्टम होती है. इसमें पॉजिटिव रेक एंगल होता है. इट प्रोवाइड्स एन एक्टिव कटिंग एक्शन ऑफ द K3 एंडो फाइल्स. द K3 रोटरी फाइल्स उनमें वाइड रेडियल लैंड होता है. दिट प्रोवाइड्स ब्लेड सपोर्ट वाइल एडिंग पेरिफेरल स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट टॉर्सनल एंड
रोटेटरी स्ट्रेसेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिवाइस दैट इज बीइंग शोन इन द इमेज बिलो? तो ये है हमारे पास एंगल फॉर्मर, ठीक है। व्हाट इज इट? इट इज angle former. Angle former is an excavator. It is mono-angled and has a primary cutting edge and at an angle other than 90 degree to the blade. वहाँ पे कोई ना कोई एंगल प्रेजेंट होता है 90 डिग्री के अलावा, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, या तो वो लेफ्ट होगा या राइट होगा। एंगल फॉर्मर एक्सकवेटर, इट इज़ यूज प्राइमरली फॉर शार्पनिंग द लाइन एंगल्स एंड क्रिएटिंग अ रिटेंटिव फीचर्स इन द डेंटिन एंड प्रिपरेशंस फॉर गोल्ड restorations. It is also used in placing the bevel in the enamel margins. Okay. Next, which burrs are these burrs? 3 बर दिए हुए हैं आपके पास, आपको बताना है कौन कौन सा बर कौन कौन सा है। तीनों के जो नीचे का डायमीटर है वो अलग है, ठीक है। एक बिल्कुल टिप जैसा है, एक खुला डायमीटर है, एक बड़ा डायमीटर है, सबसे बड़ा। देखो 3 कंडीशंस आती हैं हमारे पास। अगर डायमीटर 0.8 मिलीमीटर है नीचे कटिंग एज का, ठीक है, तो इट इज़ A-271, A-271। अगर 0.5 मिलीमीटर डायमीटर है तो इट इज़ B-169L। अगर 0.5 मिलीमीटर डायमीटर है तो इट इज़ B-169L, ठीक है। अगर हमारे पास बिल्कुल टेपर कर रहा है तो इट इज़ C-8862। अगर बिल्कुल टेपर कर रहा है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल टेपर करते जा रहा है, तो इट इज़ C-8862। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रेक एंगल इज दिस? ये वाला रेक एंगल कैसा रेक एंगल है? इट इज़ अ पॉजिटिव रेक एंगल। कैसा रेक एंगल है? इट इज़ अ पॉजिटिव रेक एंगल। पॉजिटिव रेक एंगल का मतलब होता है अ टूल हैज़ अ पॉजिटिव रेक व्हेन द फेस ऑफ द कटिंग टूल स्लोप्स अवे फ्रॉम द कटिंग एज एट द इनर साइड। जो स्लोप है वो अवे फ्रॉम द कटिंग एज जा रही है। देखो, स्लोप इज गोइंग अवे फ्रॉम द कटिंग एज इन दिस, फ्रॉम दिस कटिंग एज, तो इस इज अ पॉजिटिव रेक एंगल। अगर जीरो रेक की बात करें तो जीरो रेक में बिल्कुल सीधे सीधे हमारे कटिंग साइड्स के लिए जो बार्स निकले होंगे। अ टूल हैज़ जीरो और न्यूट्रल रेक एंगल व्हेन द फेस ऑफ द कटिंग टूल इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज इन द इनर साइड। इट इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज ऑन द इनर साइड। फिर आती है बात नेगेटिव रेक एंगल की। नेगेटिव रेक एंगल इज अ टूल दैट हैज़ अ नेगेटिव रेक एंगल व्हेन द स्लोप्स फेसिंग द कटिंग टूल स्लोप्स अवे फ्रॉम द कटिंग एज एट द आउटर साइड, ठीक है। मतलब कटिंग एज अगर मान लो ऐसी है, तो अगर यहाँ पे C बन रहा है कटिंग एज के साथ, तो इज अ पॉजिटिव रेक एंगल। अगर कटिंग एज ये वाली है और इसी के साथ उल्टा मतलब कन्वेक्स बन रहा है यहाँ पे, तो इट इज़ अ नेगेटिव रेक एंगल। अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो इट इज़ अ न्यूट्रल रेक एंगल। नेक्स्ट, सूडोप्लास्टिक मटेरियल शोज व्हाट? सूडोप्लास्टिक मटेरियल शोज विस्कोसिटी डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग स्ट्रेस। जैसे आप स्ट्रेस इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी और फ्लो इंक्रीज कर जाएगी फॉर द सूडोप्लास्टिक मटेरियल्स। नेक्स्ट, ये दोनों इमेजेस जो हैं वो राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस की इमेजेस हैं, ठीक है। एक पिंक कलर का स्टेन है, ग्रीन कलर का स्टेन है, ऑलराइट। नाउ ये पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द स्टेन्स दैट आर बीइंग यूज्ड। ये पेशेंट का साइनस म्यूकोजा जो है उससे राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस की स्लाइड हमने बनाई है। तो जो पिंक कलर का स्टेन है दैट इज पास स्टेन, और जो ग्रीन कलर का स्टेन है दैट इज GMS स्टेन, ठीक है, जिनका स्टेन ही होगा। नेक्स्ट, द ब्राइट सर्कल शोन इन द पिक्चर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? द ब्राइट सर्कल शोन इन द पिक्चर इज द रिजल्ट ऑफ पेनी टेस्ट। क्या करा है यहाँ पे हमने? पेनी टेस्ट करा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? इट इज सिंपली अ हो, ऑलराइट। This instrument was a hoe. Next, a 50-year-old patient comes to you with a history of trauma 5 years back, after which he started developing trismus. His current mouth opening is only 4 millimeters and CT scan looks like this. ठीक है, इसका CT scan जो है वो बिल्कुल फ्यूज्ड हो गया है, बिल्कुल यहाँ पे जो कंडाइल है बिल्कुल फ्यूज हो चुका है, ऑलराइट। Now, classify this in ankylosis on the basis of Sony's classification. Sony classification के हिसाब से it is type 4 क्योंकि ये बिल्कुल फ्यूज हो चुका है। What type of appliance is being shown in the image here? तो यहाँ पे 2 हमारे पास बैंड लगे हुए हैं, एक बीच में वायर गई है दोनों के बीच में, और यहाँ एक बीच में बटन लगाया गया, एक्राइलिक बटन लगाया गया। So it is basically a Nance पैलेटल होल्डिंग अप्लायंस। क्या है ये? नैंस पैलेटल होल्डिंग अप्लायंस है। नेक्स्ट, एज पर खन्ना एंड एंड्रेड 1995 क्लासिफिकेशन फॉर OSM, oral submucous fibrosis, a patient with interincisal distance of 20 mm is classified into what? अगर interincisal distance जो है वो 20 mm ही रह गया पेशेंट का, तो it is classified into group 3, ठीक है। खन्ना JN and एंड्रेड NN in 1995 developed a group of classification system for management of oral submucous fibrosis. Group 1 में बहुत अर्ली केसेस आते हैं, very early cases are classified into group 1, जिसमें common symptom is burning sensation in the mouth, acute ulceration, recurrent stomatitis and is not associated with mouth opening limitation, ठीक है। ग्रुप 1 में हमारे पास माउथ ओपनिंग लिमिटेशन नहीं होती है। ग्रुप 2 में अर्ली केसेस होते हैं, जैसे बक्कल म्यूकोजा होता है, वेरी अर्ली केसेस को हम ग्रुप 1 बोलेंगे। ग्रुप 2 इज अर्ली केसेस। बक्कल म्यूकोजा मॉटल हो जाता है, मार्बल लाइक हो जाता है, वाइड स्प्रेड शीट्स ऑफ फाइब्रस पैल्पेबल
जो है वो बक्कल म्यूकोजा के ऊपर आप फील कर सकते हो। इंटर इंसाइजल डिस्टेंसेस 26 to 35 मिलीमीटर्स। ग्रुप 2 में इंटर इंसाइजल डिस्टेंसेस 36 मिलीमीटर से लेकर 26 मिलीमीटर तक, 26 से लेकर 35 से लेकर 36 मिलीमीटर तक होता है ग्रुप 2 में। ग्रुप 3 में मॉडरेटली एडवांस केसेस हो जाते हैं, जो इंटर इंसाइजल डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाता है टू 15 to 25 मिलीमीटर। 15 से 25 मिलीमीटर अगर रह गया इंटर इंसाइजल डिस्टेंस तो दैट इज ग्रुप 3। Buccal mucosa appears pale, firmly attached to the underlying tissues. Atrophy of the vermilion border is there, and vertical fibrous bands palpable at the soft palate, pterygomandibular raphe, and anterior fascial pillars are there. ठीक है, underlying tissues, atrophy of the vermilion border is there, vertical fibrous bands palpable at the soft palate, pterygomandibular raphe, and anterior fascial pillars के साथ firmly attached आपका टिश्यू जो है वो दिखाई देता है। ग्रुप 4A में क्या रहता है? These are the advanced cases। 4 की बात ही एडवांस है। 4A 4B और 4B की हिस्टोलॉजी दे रखी है। 4A में क्या रहता है? एडवांस केसेस होता है, सीवियर ट्रिस्मस हो जाएगी। इंटर इंसाइजल डिस्टेंस इज लेस दैन 15 मिलीमीटर्स थिक। ठीक है, तो अभी हमारे पास दिया हुआ है कि हमारा 20 मिलीमीटर का इंटर इंसाइजल डिस्टेंस था। 20 मिलीमीटर्स वाला हमारा आया ग्रुप 3 में। ठीक है, ग्रुप 4 में हमारे पास इंटर इंसाइजल डिस्टेंस इज लेस दैन 15 मिलीमीटर्स। यहाँ फॉशियल पिलर्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, यूवुला श्रंकन कर जाता है। एडवांस केसेस ग्रुप 4B, इसमें प्रेजेंस ऑफ हाइपर कैराटोटिक ल्यूकोप्लेकिया और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अलॉन्ग विद ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस इज सीन 4B के अंदर। हिस्टोलॉजी ग्रुप ऑफ 4B में क्या रहता है? कोलेजन हाइलाइनाइज्ड स्मूथ शीट्स होती हैं, कोलेजन हाइलाइनाइज्ड स्मूथ शीट, एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस हो जाता है, ऑब्लिटरेशन ऑफ द म्यूकोजल ब्लड वेसल्स हो जाता है। देयर इज ऑब्लिटरेशन ऑफ द म्यूकोजल ब्लड वेसल्स, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ मेलानोसाइट्स, देयर इज एब्सेंस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट्स विद हाइलाइनाइज्ड जोन, there are absence of fibroblasts within the hyalinized zones, total loss of epithelial retipex हो जाता है। total loss of epithelial retipex is there, plus presence of mild to moderate atypia दिखाई देगा, and extensive degeneration of muscle fibers जो है वो group 4B में दिखाई देता है। next, V wave in JVP is due to what? V wave in JVP is due to the closure of tricuspid valve। जब closure of tricuspid valve होता है तो V wave generate होती है। next, the leukemia which is most common in children below 8 years of age is what? 8 साल के से छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन ल्यूकीमिया जो होता है दैट इज एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ALL। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज आर न्यूप्लाज्म्स कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर बी सेल्स और इमैच्योर टी सेल्स। ठीक है, या तो प्री बी सेल्स ज़्यादा हो जाएंगे या प्री टी सेल्स ज़्यादा हो जाएंगे, विच आर रेफर्ड टू एज लिम्फोब्लास्ट। अबाउट 85% ऑफ BALLs which typically manifest as acute childhood leukemias. The less common are TALLs. They tend to present in adolescent males as thymic lymphomas. Next, ameloblastoma is most likely to develop in the lining of what? ameloblastoma किसकी लाइनिंग में सबसे ज़्यादा likely to develop रहता है? Answer is dentigerous cyst. Development of ameloblastoma either from its lining epithelial or from rest of odontogenic epithelium in the wall of the cyst is one of the most potential complications of dentigerous cyst. ठीक है, next, multiple pulp stones are seen in what? Multiple pulp stones are seen in Ehlers-Danlos syndrome. ठीक है, Ehlers-Danlos syndrome affects the skin, joints, blood vessels and is referred to as the group of more than 10 different inherited disorders. Hyperelasticity of the skin हो जाती है Ehlers-Danlos syndrome में। बोन जो है वो ये हाथ वगैरह पूरे बेंडेबल होते हैं। हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स हो जाती है एंड स्किन, एंड ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल हो जाती है। blood vessels will be fragile, hyper elasticity of joints, hyper elasticity of skin is there. ठीक है, oral manifestations include gingival hyperplasia, fibrous nodules, TMJ hypermobility, hypoplastic changes in the enamel along with increased tendency to form the pulp stones. Next, duct of Bellini are present in what? Duct of Bellini जो होते हैं they are present in kidney. Duct of Bellini are present in the kidney. Collecting duct of the kidney is also called as papillary duct or the duct of Bellini. Next, what is the percentage of chlorhexidine being used in a hand rub? हैंड रब में जो क्लोरहेक्सिडिन आप यूज़ करते हैं वो कितने परसेंट होता है? दैट इज़ 1% क्लोरहेक्सिडिन इज बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट, वेज वेजिंग टेक्निक इज यूज्ड इन केस ऑफ व्हाट? वेज वेजिंग टेक्निक आप यूज़ करते हो प्रीमोलर की कनकैविटी के अंदर मैक्सिमम केसेस में। वेज वेजिंग में बेसिकली हम दो वेजेस को यूज़ करते हैं। एक वेज को हम इंसर्ट करते हैं फ्रॉम द लिंगुअल एम्ब्रेजर एरिया व्हाइल द अनदर वेज इज इंसर्टेड बिटवीन द वेज एंड द मैट्रिक्स बैंड एट अ राइट एंगल टू द फर्स्ट वेज। एक वेज हमने लिंगुअल एम्ब्रेजर एरिया में डाला और दूसरे को हम ऊपर से बीच से इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन द मैट्रिक्स बैंड एंड दिस वाला वेज, ठीक है, ताकि ये अच्छे से कॉन्टूर के साथ मैच कर जाए और फ्लूइड्स जो हैं वो बाईपास हो सके। दीज आर प्राइमरली इंडिकेटेड इन ट्रीटिंग द मीजियल एस्पेक्ट ऑफ मैक्सिलरी
premolars because of the presence of flutes in the near root section in the gingival area. जो मीजियल साइड होते हैं प्रीमोलर की, वहाँ पे हमारे पास फ्लूट्स प्रेजेंट होती है. अगर फ्लूट्स पे एक बारी कैविटी हो जाए तो वहाँ पे फिर वो हील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है. इसीलिए हम डबल वेजेस टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि हमारा मिनिमम चांस रहे कि वहाँ से कोई भी माइक्रो लीकेज हम छोड़े या फिर कोई भी एरिया अनरेस्टोर्ड हम छोड़े. नेक्स्ट, अब ट्रू अबाउट जेरी स्टोर इज व्हाट इज जेरी स्टोर? GERISTORE. जेरी स्टोर इज अ रैपिडली सेटिंग रेजिन आइनोमर. इट हैज़ द कैपेसिटी टू बॉन्ड विद द टूथ. जेरी स्टोर में जो होती है ये रैपिडली सेटिंग रेजिन आइनोमर होता है और उसके पास कैपेसिटी होती है टू बॉन्ड विद द टूथ. नेक्स्ट, मटेरियल बेनिफिट्स सच एज आइडियल इलास्टिसिटी, आइडियल स्ट्रेंथ, ideal self-adhesion and low water absorption makes the Jerry store to last. Jerry store इसलिए हम यूज़ करते हैं. It has properties that make the restoration material of choice for subgingival lesions. Jerry store is proven to be an acceptable material with 100% alpha rating for retention. There is a 100% alpha rating for retention. Surface texture and post-operative sensitivity is least. This material is also performed at 96% for micro leakage and abrasion resistance. Other features of Jerry store, GERISTORE, are biocompatibility with the connective tissues. They adhere to the dentine and cementum, releases fluoride, resist micro leakage, ideal coefficient of thermal expansion and polymerization shrinkage. Next, KIMS microsurgical ultrasonic tip is coated with what? Answer is zirconium nitride. Okay. Recently, specially designed ultrasonic root and preparation instruments have been developed. Ultrasonic tips developed by D. Gary Carr. They are available with plain and diamond coated. ठीक है. डी गैरी कार ने जो अल्ट्रासोनिक टिप्स बनाई थी वो डायमंड कोटेड थी और वो प्लेन भी थी. ठीक है, या तो वो सिंपल होंगी या फिर वो डायमंड कोटेड होंगी. लेकिन किम्स माइक्रोसर्जिकल अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो टिप्स होती हैं दे आर कोटेड विद जिरकोनियम नाइट्राइड फॉर फास्टर डेंटिन कटिंग विद लेस अल्ट्रासोनिक एनर्जी. ठीक है, फास्ट डेंटिन कटिंग करती है विद लेस अल्ट्रासोनिक एनर्जी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट दैट इज गिवन इन द इमेज बिलो. देखो ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल पूरा कैनाल के अंदर जाके ये पूरे पेरीपाइकल स्पेस तक जा सकता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? इट इज एपेक्सम डिवाइस. क्या बोलते हैं इसको? एपेक्सम डिवाइस बोलते हैं. इट इज यूज्ड फॉर एनहांसिंग द हीलिंग काइनेटिक्स ऑफ द पेरियापाइकल लीजन्स फॉर द एपेक्सम प्रोसीजर. एपेक्सम इज अप्लाइड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग, शेपिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द रूट कैनाल बिफोर द रूट कैनाल ऑब्चुरेशन. नेक्स्ट, एंडोसीपीएम सीलर इज व्हाट? एंडोसीपीएम सीलर जो होता है वो MTA बेस्ड होता है. एंडोसीपीएम सीलर इज MTA बेस्ड सीलर. नेक्स्ट, इनामल नॉट रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ द कस्प्स ऑफ मल्टी रूटेड टीथ. कौन सा इनामल नॉट जो है वो रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ कस्प्स ऑफ मल्टी रूटेड टीथ? तो आंसर इज सेकेंडरी इनामल नॉट करता है. ठीक है, द प्राइमरी इनामल नॉट फॉर्म्स द फर्स्ट इनिशिएटिंग कैप टू बेल स्टेज ट्रांजिशन. प्राइमरी इनामल नॉट से बनता है हमारा फर्स्ट इनिशिएटिंग कैप टू बेल स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन. लेटर सेकेंडरी इनामल नॉट जो होते हैं दे फॉर्म एट द टिप्स ऑफ द डेवलपिंग कस्प इन द मोलर टीथ टू गाइड देयर स्पेसिफिक ग्रोथ. ठीक है, सेकेंडरी इनामल नॉट जो होते हैं वो टिप ऑफ डेवलपिंग कस्प ऑफ द मोलर टीथ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं टू गाइड देयर स्पेसिफिक ग्रोथ, यानी कस्प की ग्रोथ जो है वो ये करवा रहे हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दिस. ठीक है, ये आपको रंग बिरंगी अजीब सी फाइल्स दिखाई हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ GT फाइल. क्या बोलते हैं इनको? GT फाइल सिस्टम बोलते हैं. दिस इज द GT फाइल सिस्टम. नेक्स्ट, हाउ मेनी पिन्स फॉर अ मिसिंग एक्सियल वॉल आर प्लेस्ड? कितनी पिन्स प्लेस करोगे फॉर अ मिसिंग एक्सियल वॉल? देखो, पिन प्लेसमेंट फैक्टर्स होते हैं कि कितने पिन आपको यूज़ करने हैं वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर मिसिंग, अमाउंट ऑफ द डेंटिन अवेलेबल टू रिसीव द पिन्स, अमाउंट ऑफ रिटेंशन दैट इज रिक्वायर्ड एंड साइज ऑफ द पिन. जनरल रूल ये है कि आपका 1 पिन पर मिसिंग एक्सियल लाइन एंगल होना चाहिए. 1 पिन पर मिसिंग एक्सियल लाइन एंगल एंड 1 पिन पर मिसिंग कस्प. ठीक है, तो आप यहाँ पे एक एक्सियल वॉल है जो मिसिंग है तो आप एक ही पिन यहाँ पे यूज करोगे. नेक्स्ट, प्राइमरी रेजिस्टेंट फीचर ऑफ कैविटी प्रिपरेशन फॉर अमलगम इज व्हाट? प्राइमरी रेजिस्टेंस फीचर्स में हमारे पास आते हैं प्रिजर्विंग द कस्प एंड मार्जिनल रिज, फ्लैटनिंग द पल्पल एंड जिंजाइवल वॉल्स, राउंड इंटरनल लाइन एंगल्स. ये अमलगम प्रिपरेशन के लिए हमारे प्राइमरी रेजिस्टेंस फीचर आते हैं. प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म, बॉक्स शेप, relatively flat floor, inclusion of weakened tooth structure, preservation of cusp and marginal ridges, round internal line angles, adequate thickness of restorative materials, and reduction of cusps for capping if indicated.